तो आपका चैप्टर है हिस्ट्री का चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले समझना है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज द एज ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, तो एक टाइम था जिसको कहा जाता था एज ऑफ सोशल चेंज। वो क्या होता था? तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपन ही हुआ था, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब शुरू ही हुआ था, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन गई थी, नई नई पॉसिबिलिटीज़ बन गई थी। किस चीज़ की? कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ड्रामेटिक चेंजेस आ रहे थे। ड्रामेटिक चेंजेस से मतलब क्या है? कुछ ऐसे चेंजेस जो कि अनयूजुअल थे, अब नॉर्मल चेंजेस थे। ठीक है, लेकिन कोई भी मतलब कि हर कोई यूरोप के अंदर उसके साथ में कॉप अप नहीं कर पा रहा था, मतलब उसके साथ में एग्री नहीं करता था। देखो सीधी सी बात है, आज अगर मैं आपसे पूछूं कि मोदी अच्छा काम कर रहा है क्या, तो आप में से आधे बोलेंगे हाँ कर रहा है, आधे बोलेंगे नहीं ही इज़ स्टूपिड। तो ऐसे करके जो है वो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देर इज़ चांसेस दैट पीपल डू नॉट कॉन्सिक्वेंस एट वन पॉइंट, लाइक पीपल डू नॉट कंसेंसस एट वन पॉइंट। ठीक है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक ही पॉइंट पे एक ही बात पे सहमत रहें। तो इसी तरीके से फ्रांस में भी हो रहा था कि रिवॉल्यूशन तो शुरू हो गया था, लेकिन बिल्कुल ऐसे पक्की बात नहीं थी कि सभी लोग एक ही टाइम पे जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ में ही हो। तो दो तरीके के लोग हो गए थे वहाँ पर। ठीक है, एक हो गए थे कंजर्वेटिव्स और एक हो गए थे लिबरल्स। ठीक है, एक टाइप के लोग थे कंजर्वेटिव्स, एक टाइप के लोग थे कंजर्वेटिव्स और एक टाइप के लोग थे लिबरल्स, जिन्हें रेडिकल्स भी कहा जाता था। ठीक है, अब ये कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो कि पुराने वे ऑफ थिंकिंग को सपोर्ट करते थे, जो कि ये मानते थे कि अब तक जैसा स्लो पेस ग्रोथ चलती आ रही है ना, इट इज़ बेटर। ठीक है, यही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलते रहने दो। आज आप किसी अपने दादा से, आपके नाना हो ना, उनको ऐसे कोई बिजनेस आइडिया समझा के दिखाना, उनको ऐसा बताना कि ना मैं सोच रही हूँ ऐसा बिजनेस करेंगे, वैसा करेंगे, हम इस तरीके से बनाएंगे, उससे कहेंगे होल्ड ऑन, ज़रूरत नहीं है इतना सब करने की। ठीक है, बस कोई नॉर्मल सा काम कर लो, कोई जॉब ले लो, ठीक है। क्यों? बिकॉज दे बिलीव इन स्लो ग्रोथ। ठीक है, उनके हिसाब से स्लो ग्रोथ करना ही बढ़िया होता है। वो आप तेज़ी से ग्रोथ कर भी रहे होगे ना, तो कहेंगे इतना तेज मत बढ़ो वरना गिर जाओगे। ठीक है, ऐसे करके बोलेंगे, बिकॉज दे फील कि जब कोई तेज़ी से चलता है तो वो गिर जाता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉन एज द कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इसी सोच को, इसी तरीके के लोगों को कंजर्वेटिव्स कहा जाता है। ठीक है, जबकि रेडिकल्स या फिर लिबरल्स किनको कहा जाता है? जो कि नए वे में सोचते हैं, जो नए तरीके से सोचते हैं, जो नए विचारों वाले होते हैं। ठीक है, जो यंग लोग नए विचारों वाले होते हैं उन्हें लिबरल्स या फिर रेडिकल्स कहा जाते हैं। जो कि अगर दिखाई दे कि सिस्टम में कुछ खराबी है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं कि हाँ दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, जो कि बोल सके। समझ में आया? ठीक है, लिबरल्स या फिर रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स में फ़र्क क्या है? ठीक है, लिबरल्स और रेडिकल सेम ही चीज़ है। क्लियर है? नेक्स्ट इज लिबरल्स रेडिकल्स। हाँ, मतलब कि थोड़ा सा फ़र्क ये है लिबरल्स और रेडिकल्स में कि जो लिबरल थे वो मतलब कि आर्ग्यू करते थे इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पे। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे अगर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आती थी तो उस पर आर्ग्यू करते थे कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, जबकि जो रेडिकल्स थे वो जो है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के ऊपर बेस करते थे, मतलब वो ये कहते थे कि जो ज़्यादातर जनता माने ना वही किया जाना चाहिए। तो हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन जो इनका थॉट प्रोसेस है वो सेम है। ठीक है, थॉट प्रोसेस सेम है इनका। और कंजर्वेटिव्स तो आपको बता ही दिया, वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दे आर रिजिड। ठीक है, रिजिड, ये वर्ड याद रखना, दे आर रिजिड। रिजिड का मतलब होता है जो चेंज बिलीव ना करे, जो चेंज को एक्सेप्ट ना करे, जो चेंज को अपोज करे कि चेंज अच्छा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं कि वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल एंड कुछ सोशल चेंजेस भी दिखने लगे थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फ्रांस के अंदर। तो अब ये टाइम क्या था? जब जो है वो इकोनॉमिक और सोशल चेंज के साथ साथ जो है वो मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, इन सभी को फैक्ट्रीज़ में ढकेला जा रहा था वेजेस के लिए। ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे, इसलिए इस लालच से, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने बूम पर था। मतलब काम इतना ज़्यादा था कि लोगों की कमी थी, काम की कमी कोई नहीं थी, लोगों की कमी थी, काम इतना ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि क्या हो कि जब वो लोग बड़े हो जाएंगे और जा करके काम करने जाएंगे तो कलेक्टिवली उनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, इस तरीके से वो लोग सोचते थे। तो इनमें से ना, अब इनके अंदर भी अब आप सोचिए कि जो ये ओनर्स थे इन फैक्ट्रीज़ के, वो भी तीन तरीके के ही लोग थे। ठीक है, वही लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो इनमें से जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे ना, वो ये समझते थे, ठीक है, कि
मतलब कि वर्कर्स के जो एफर्ट्स हैं उनको एनकरेज किया जाना चाहिए, सही वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए, वो इन चीज़ों की वैल्यू समझते थे, ठीक है। लेकिन जो कंजर्वेटिव्स थे वो खून चूसने में लगे रहते थे, ठीक है। वो ये कहते थे कि अगर एक बंदा है ना तो उससे डबल काम लो, ट्रिपल काम लो, उतना काम लो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो दे सके, ठीक है। मतलब कि वर्क लाइफ बैलेंस तो भूल जाओ। वर्क लाइफ बैलेंस समझते हो? वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? वर्क लाइफ बैलेंस होता है कि जैसे मान लो कि आपके पापा हैं, आपकी मम्मी हैं, उनको छुट्टी मिलती है मान लो, ठीक है, संडे की छुट्टी मिलती है, या फिर मान लो उनको वीक ऑफ मिलता है किसी भी तरीके से। तो उनको जो छुट्टी मिलती है वो क्यों मिलती है? ताकि उनका वर्क लाइफ बैलेंस रहे, ठीक है। मतलब वो अपनी लाइफ में भी बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम दे सकें और अपना काम भी कर सके बाकी दिन। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस होता है। तो जो कंजर्वेटिव्स थे वो वर्क लाइफ बैलेंस में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। वो कहते थे भैया ये बंदे को पैसे दे रहे हैं तो इससे पूरा काम लेंगे, दिन रात काम लेंगे, जितना काम ले सकते हैं उतना लेंगे। लेकिन रेडिकल्स और जो लाइक इस तरीके के लोग थे, रेडिकल्स और जो लिबरल्स थे, वो ये सोचते थे कि इनको वर्किंग कंडीशन अच्छी देनी चाहिए और इनके जो एफर्ट्स हैं, जितने भी एफर्ट कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सोशलिज्म गिवन सपोर्ट। इसके अलावा जो वर्कर्स थे जर्मनी और इंग्लैंड के, उन्होंने एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी थी इन सभी जो डिस्क्रिमिनेशन और जो ये आप कह सकते हो कि जो बैड बिहेवियर, जो रूड बिहेवियर था मालिकों का टूवर्ड्स नौकर्स के तरफ, जो बैड बिहेवियर था, जो गलत बिहेवियर था, उसके खिलाफ जर्मनी में और इंग्लैंड में जो लेबर थी उन्होंने एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी थी। एसोसिएशन समझते हो? अपनी यूनियन बनानी शुरू कर दी थी। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनके जो उनके जो अधिकार है उनके लिए लड़ाई की जा सके, ठीक है, उन सबके अधिकारों के लिए लड़ा जा सके, ठीक है। तो इन्होंने एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन ये चीज़ जो है वो रेडिकल्स और जो आपके जो रेडिकल्स और ये थे लिबरल्स थे, इनको तो ये चीज़ सही लगती थी, उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कंजर्वेटिव्स इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उनको पता था कि इस सबसे अल्टीमेटली क्या होगा, उनका नुकसान होगा। क्योंकि जब यूनियन आकर के बात करेगी तो वो अपनी बातें मनवा लेगी इनसे, और अगर यूनियन अपनी बातें मनवा लेगी तो अल्टीमेटली इनका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है वो ये लोग इसके सपोर्ट में नहीं थे। अब बात करते हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने समझ ली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग। आप समझते हैं रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो इसके बाद में क्या था, इकोनॉमी और सोसाइटी की सबसे पहले बात करते हैं। तो ज़्यादातर जो रशियन पॉपुलेशन थी वो क्या थी, या तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट थी या वो एग्रीकल्चरिस्ट थी, ठीक है। या तो वो एग्रीकल्चर करते थे, खेती का काम करते थे, या फिर वो किस में थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फैक्ट्रीज में काम करते थे या दूसरों से फैक्ट्रियों में काम करवाते थे। तो इन्होंने क्या कर लिया था, अपनी जो मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, ठीक है, उनको भी ज़्यादातर काम में लगाना शुरू कर दिया था। मतलब कि सभी लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाना, बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर वर्कर्स जो थे उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, और जो पीजेंट्स थे उनको जो है वो मतलब उनके अंदर जो है वो कोई भी नोबिलिटी जो ग्रुप होता है, नोबल ग्रुप पढ़ा है हमने फर्स्ट चैप्टर। तो जो नोबिलिटी ग्रुप है उनके खिलाफ कोई भी रिस्पेक्ट नहीं बची थी पीजेंट के अंदर, तो स्पेशली क्योंकि दे आर द वन हु आर टू बी गिवन लाइक मैक्सिमम टैक्सेस, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो इसलिए उनके मन में कोई एक इज्जत नहीं बची थी किसके लिए, पीजेंट ग्रुप, मतलब कि जो नोबल ग्रुप है उनके लिए। जो रशियन पीजेंट्स थे वो सिर्फ जो है वो मतलब कि पीजेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, वो साथ ही में जो है वो पूरी जो मतलब कि पूरी जो रशिया की मतलब कि आप कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन थी उसको रिप्रेजेंट करते थे। क्यों, मैंने आपको बताया रशिया में ज़्यादातर लोग क्या थे, या तो एग्रीकल्चरिस्ट थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉब्लम क्यों नहीं थी, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ। आज अगर मान लो कि ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं ये चाबी का छल्ला लेने गया, ठीक है, ये छल्ला मुझे दुकानदार ने मान लीजिए कि 20 रुपये में दिया, ठीक है, और इस 20 रुपये में मेरे को 20 रुपये का छल्ला था, और साथ ही में ये 20 रुपये का छल्ला था और साथ ही में मेरे को इस पर टैक्स देना पड़ा 5 रुपये का, मान लो, ठीक है। अब अगर मान लो सरकार टैक्स को बढ़ा दे और इस 5 की जगह मुझे टैक्स देना पड़े मान लो 10 रुपये, ठीक है, तो इससे बेचने वाले को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसको तो पहले भी 20 मिल रहे थे, अब भी 20 मिल रहे हैं, सरकार को 5 की जगह टैक्स 10 जा रहा है, लेकिन उससे बेचने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कभी भी टैक्सेस से इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होता है? उसको होता है जिसके अपना डायरेक्ट टैक्स जा रहा होता है, जैसे कि एग्रीकल्चरिस्ट,
ठीक है। जो किसान थे उनका डायरेक्ट टैक्स जा रहा था, उनके ऊपर डायरेक्टली टैक्स की मार पड़ रही थी, इसीलिए उनको प्रॉब्लम थी। समझ में आया? तो जो एग्रीकल्चरिस्ट थे यानी कि जो किसान थे वो पूरे रिवोल्यूशन की एक तरीके से नींव थी, एक पूरे रिवोल्यूशन का एक सेंटर पॉइंट था रशियन रिवोल्यूशन का। अब रशिया में सोशलिज्म की बात करते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इलीगल थी रशिया में 1914 से पहले, ठीक है। तो 1914 से पहले सभी जो पार्टीज रशिया के अंदर काम कर रही थी वो सभी इलीगल मान ली गई थी। और जो रशियन सोशलिस्ट थे, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी, वो 1900 में बनाई गई थी, ठीक है। तो रशिया की एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका नाम क्या है, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। ये 1900 में बनाई गई थी और इसने जो है वो बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया ताकि किसानों को उनके राइट्स दिए जा सके, ठीक है, किसानों को उनके अधिकार मिल सके। इसके लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत करी। ये चाहते थे कि मतलब कि जो ये पार्टी थी, इसका मोटो ये था कि जो किसान है उनको सभी को बराबर की लैंड मिलनी चाहिए, ठीक है। मतलब सभी से ज़मीन ले लो और किसानों में बराबर उस लैंड को बांट दो, ठीक है। ये इनके पीछे का मतलब कि ये इनका मोटो था। लेकिन जो लेनिन था, ठीक है, लेनिन आप जानते हो, ठीक है, वहाँ का जो मतलब कि उस वक्त का कंट्रोलर था लेनिन, तो वो इस चीज़ को एग्री नहीं करता था और उसको ये लगता था कि जो पीजेंट्स हैं वो एक सोशल ग्रुप नहीं बना सकते, ठीक है। उनको ये अधिकार नहीं कि वो अपना एक सोशल ग्रुप बनाएं और सभी लोग मिल करके अपनी बात को रखें, इस चीज़ का उनको अधिकार नहीं है। और जो पार्टी थी वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक बोल्शेविक्स, ठीक है, और एक मेंशेविक्स, ठीक है। बोल्शेविक्स और मेंशेविक। कौन सी पार्टी डिवाइड हुई है? यही वाली जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है जो 1900 में बनी थी, वो बाद में डिवाइड होकर के दो पार्टीज में डिवाइड हो गई, बोल्शेविक एंड मेंशेविक्स। अब 1905 के अंदर एक रिवोल्यूशन हुआ, उस रिवोल्यूशन के बारे में समझते हैं। तो 1905 के अंदर रशिया जो है वो तब तक एक ऑटोक्रेसी था, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर अपनी मनमर्जी चलाते थे जो वहाँ के रूलर्स थे। और जो TSAR था, ठीक है, वो बिल्कुल भी मतलब कि सब्जेक्टेड नहीं था टूवर्ड्स पार्लियामेंट्री लिबरल एस्टेट्स। मतलब क्या है, जो वहाँ का उस वक्त का रूलर था, जो कंट्रोलर था, TSAR, जिसका नाम है TSAR, ठीक है। तो जो है वो उस वक्त जो है वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं था, या फिर हम कहें इस सपोर्ट में नहीं था कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझते हो ना, जहाँ पे जो भी राइट्स बनाने हैं, जो भी नए कानून बनाने हैं, वो सभी कौन बना रहे हैं? पार्लियामेंट में बन रहे हैं। तो वो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं था, वो बिल्कुल इसके सपोर्ट में नहीं था कि यहाँ पे पार्लियामेंट से सरकार बनाई जाए। अब बात करते हैं ब्लडी संडे की, ठीक है। तो अब जो प्राइसेस थे एसेंशियल गुड्स के वो बढ़ते चले जा रहे थे, ठीक है, वो बढ़ते चले जा रहे थे और जो है वो 1904 तक बढ़ते चले जा रहे थे। और जो वेजेस थी, जो मतलब कि आमदनी दी जाती थी, जो मतलब कि आप कह सकते हो जो पैसे दिए जाते थे काम के बदले में, वो घटती चली जा रही थी। लगभग 20% तक घट गई थी सैलरी घट रही है पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इस टाइम पे जो 4 मेंबर थे किसके? पुटिलोव आयरन वर्क्स के, ठीक है, उनको डिसमिस किया गया, ठीक है। एक फैक्ट्री थी, एक आयरन कंपनी थी, आयरन फैक्ट्री थी जिसका नाम था पुटिलोव आयरन वर्क्स। इसके 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया गया, उन्हें काम से निकाल दिया गया। अब इसी के सपोर्ट में, मतलब इनके सपोर्ट में लगभग 110,000 वर्कर्स ने जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर, सेंट पीटर्सबर्ग एरिया के अंदर स्ट्राइक शुरू कर दी, ठीक है, कि उनके वर्किंग आवर्स घटाए जाएं और उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए, ठीक है। जो उनके काम के टाइम है उनको कम किया जाए और उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने जो है वो वहाँ पर एक तरीके से स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। ये जो प्रोसेशन था, प्रोसेशन क्या होता है? प्रोसेशन होता है जब बहुत सारे लोग एक भीड़ में आगे बढ़ रहे होते हैं तो प्रोसेशन होता है। तो जो प्रोसेशन था उसको अटैक किया किसने? पुलिस ने। और जो वहाँ के जो सरकार के जो लोकल गुंडे थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें कोसैक्स कहा जाता था, ठीक है। मतलब कि ये बेसिकली वो लोग होते थे जो अनऑफिशियली सरकार के लिए काम करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, जिससे करीब 100 लोगों को एट वंस एक साथ मार दिया गया वहाँ पर। अब जो मतलब कि स्ट्राइक जो थी उसको एक रिएक्शन सा लगा, मतलब उसको एक धक्का सा लगा इस पूरे से, और लोगों ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली होती है, मतलब जिसके अंदर हर एरिया से लोगों को चुना जाता है, जैसे इंडिया के अंदर है, उसकी मांग करनी शुरू कर दी।
टीसार ने जो है वो अलाउ किया, ठीक है, कि इसको जो है वो मतलब कि यहाँ पर इलेक्टेड कंसल्टेड पार्लियामेंट बनाया जा सके, या फिर जिसे डूमा भी कहा जाता था, ठीक है। और टीसार ने जो है वो फर्स्ट डूमा को विदिन 75 ही डिसमिस कर दिया, ठीक है, और फिर से मतलब सेकंड इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट कर दी, ठीक है, क्योंकि पहले तो उसने बोल दिया कि चलो ठीक है बना लो, यहाँ पर सिस्टम कर लो ये वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन लगभग 75 दिन के अंदर ही उससे प्रॉब्लम होने लगी और उसने उसे डिसमिस कर दिया, ठीक है, और फिर सेकेंड इलेक्शन की बारी आ गई। अब बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, ठीक है, और रशियन एम्पायर की। तो रशिया के अंदर जो वॉर था वो इनिशियली बहुत पॉपुलर हुआ, ठीक है, लेकिन बाद में जो है वो ये थोड़ा थिन होता चला गया। थिन मतलब कि आप कह सकते हो एक चीज़ होती है ना, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से शुरुआत होती है लेकिन बाद में ढीली पड़ने लग जाती है, तो वही चीज़ वहाँ पे हो रही थी कि रिवोल्यूशन सब कुछ बहुत तेज़ी से शुरू हुआ लेकिन बाद में ढीला पड़ता चला गया। एंटी जर्मन जो सेटलमेंट्स थे वो हाई थे, रशियन आर्मी जो है वो बहुत बुरी तरह से हार रही थी, मतलब कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अंदर करीब 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हो चुकी थी, ठीक है, 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हो चुकी थी। कैजुअलिटी समझते हो, मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशन हो चुकी थी, मतलब कि आप कह सकते हो कि घायल हो चुके थे। और 3 मिलियन जो है वो रेफ्यूजीज आ चुके थे, किसके अंदर, रशिया के अंदर। रेफ्यूजी समझते हो, मतलब कि जो दूसरे देशों से आ गए हैं यहाँ पर कि हमें वहाँ सेफ नहीं लग रहा, इस तरीके से। वॉर ने इंडस्ट्री को भी बहुत इफेक्ट किया, बिजनेसेस लोगों के बिल्कुल चौपट हो गए, बिल्कुल ठप बैठ गए, और लेबर की बहुत शॉर्टेज हो गई, क्योंकि अब जो इतने सारे लोग मारे जाएंगे तो लेबर की शॉर्टेज तो होगी। रेलवे लाइंस शट डाउन हो गई, ठीक है, स्मॉल जो छोटे छोटे काम वाले लोग थे वो सब बंद हो गए, और ग्रेन्स की बहुत शॉर्टेज हो गई, कंट्री के अंदर खाने की बहुत कमी हो गई।